नमस्ते बच्चों, अप्रेंटिस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे प्रतिशत की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। कल हमने उसमें 3 प्रश्न देखे थे, अभी उनमें और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ एग्जाम्पल से। जो कल हमने समाप्त किया था उन्हीं एग्जाम्पल्स की दोबारा बात करते हैं एक बार, मतलब उसके बाद में और देखते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल था, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का 116/2/3% बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या है, जो प्राप्त संख्या है, वो मूल संख्या का कितना बन जाती है? 116/2/3% बन जाती है। दोस्तों, हम इसको फ्रैक्शन विधि से करते हैं सॉल्व। दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम इस 116/2/3% को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन कौन से? 100% और दूसरा 16/2/3%। एक कितना है? 100% है और दूसरा कितना है? 16/2/3%। दोस्तों, 100% की भिन्न कितनी होती है? 1। हमने देखा था कि कोई भी चीज अगर 100% है तो उसकी फ्रैक्शन, उसकी भिन्न कितनी होगी? 1 होगी। अब उसके बाद में 16/2/3%, 16/2/3% की भिन्न कितनी होगी? 1/6। क्योंकि हमने देखा था उसको कि 16/2/3% की भिन्न कितनी होगी? 1/6। तो दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आएगा, प्लस 1 7, तो टोटल आया 7/6। 7/6। यहाँ 6 जो है वो मूल संख्या है। 6 हमारी क्या है? मूल संख्या है। तो दोस्तों, इसमें वृद्धि कितने की हुई? यानी इसमें हमने कितना ऐड किया है? तो +1। यानी कि केवल यहां से हम देखते हैं 116/2/3%, तो 100% प्लस 16/2/3%। एक हो गया 100% की फ्रैक्शन और 1/6 हो गई 16/2/3 की फ्रैक्शन। इन दोनों को योग करेंगे तो 7/6 आया। जहां 6 मूल संख्या है और 7 है वो रिजल्ट संख्या है जो प्राप्त हुई है वो। तो मूल संख्या से रिजल्ट संख्या कितनी अधिक है? 1। और हम जानते हैं इस 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? 20। 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? 20 है। क्योंकि यहां से मूल संख्या से रिजल्ट संख्या कितनी अधिक है? 1 इकाई। जबकि हमने प्रश्न में क्या देखा कि इसमें 20 जोड़ा गया। इसका मतलब 1 यूनिट किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। तो दोस्तों, हमें तो मूल संख्या चाहिए। तो मूल संख्या कितनी इकाई है? 6 इकाई है। तो 6 इकाई का मान क्या होगा? तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए इस 6 को मल्टीपल कर देंगे 20 से, तो कितना आया? 120। यानी हमारा आंसर हुआ 120। एक बार फिर से देखते हैं। इसने कहा था कि किसी भी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए
तो रिजल्ट जो संख्या होगी वो उस संख्या का यानी कि मूल संख्या का 116/2/3% होगी। अब हमने 116/2/3% को दो भागों में बांट लिया, 100% प्लस 16/2/3%। 100% को फ्रैक्शन में कितना कहते हैं फ्रेंड्स? 1। और 16/2/3% को कितना बोलते हैं हम? 1/6। दोनों को योग करेंगे तो हमारी टोटल जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी? 7/6। अब 6 यह मूल संख्या है और 7 यह क्या है? रिजल्ट संख्या, प्राप्त संख्या। तो मूल संख्या से रिजल्ट संख्या कितनी अधिक है? 1 इकाई अधिक है। और यहां अर्थात मूल संख्या में कितना जोड़ना पड़ा रिजल्ट संख्या बनाने के लिए? 1 यूनिट, जबकि प्रश्न में कितना है? 20। अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 20 है। तो मूल संख्या तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 6 × 20 यानी 120। तो हमारी मूल संख्या कितनी थी? 120। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं, ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का 137.1/2% बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों प्रश्न क्या है? यदि किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का 137.1/2% बन जाती है। तो मूल संख्या कितनी है? वही तरीका सेम वैसा ही प्रश्न है। 137.1/2% को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? 100% और दूसरा भाग 37.1/2%। एक भाग तो हुआ 100% और दूसरा भाग हुआ 37.1/2%। अब हमने वही तरीका 100% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे ही 37.1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों? 3/8। यानी इसकी फ्रैक्शन होगी 3/8। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5% होती है। तो 3/8 की वैल्यू यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो कितनी आएगी? 37.1/2 यानी 3/8 उसकी वैल्यू होगी। इन दोनों का योग किया तो 8 × 8 और 3 कितने हो गए? 11। यानी इसकी वैल्यू होगी 11/8। की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 11/8। यहाँ 11 क्या है? मूल संख्या है। 8 क्या है? यहाँ मूल संख्या है। और 11 क्या है? यहाँ रिजल्ट संख्या जो हमें प्राप्त हुई है। तो मूल संख्या से रिजल्ट संख्या को प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? तो यहाँ आएगा 3। यानी हमें मूल संख्या में 3 जोड़ना पड़ेगा, तब हमें रिजल्ट संख्या प्राप्त होगी। अर्थात इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि प्रश्न में जो डिफरेंस दिया है वो कितने का दिया है? 24 अंकों का। 24 अंकों का दिया है। अर्थात ये 3 यूनिट इक्वल किसके हैं? 24 के।
3 यूनिट किसके इक्वल है दोस्तों? 24 के, क्योंकि यहाँ इन दोनों संख्याओं के बीच, मूल संख्या के बीच और रिजल्ट संख्या के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का, यानी 3 अंक यहाँ जोड़ना पड़ा, जबकि प्रश्न में कितना दिया है? 24, अर्थात 3 यूनिट किसके इक्वल है? 24 के। तो दोस्तों 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट इक्वल होगा 8 के। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 8 के। तो हमें तो मूल संख्या बतानी है, और मूल संख्या कितनी है? 8। तो 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूल संख्या आ जाएगी। तो मूल संख्या होगी 8 × 8 यानी 64। 64। एक बार फिर देखते हैं इसको। 137 से 1/2% की हमने 2 फ्रैक्शन कर ली। 100% प्लस 2 भागों में बांट दिया, 100% प्लस 37%। 100% की भिन्न होती है 1 और 37% की फ्रैक्शन होती है 3/8। दोनों का योग करेंगे तो आया अपने पास 11/8। 8 मूल संख्या है, 11 रिजल्ट संख्या है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का, जबकि प्रश्न में डिफरेंस कितने का है? 24, अर्थात 3 यूनिट किसके इक्वल हैं? 24 के इक्वल हैं। तो दोस्तों 3 को यहाँ 24 से काटेंगे, कितना आएगा? 8, अर्थात 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 8 के होगा। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो मूल संख्या 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 64 आया, अर्थात हमारी मूल संख्या कितनी होगी? 64 होगी। दोस्तों ये वो एग्जाम्पल थे जिनमें हमें कुछ जोड़ के बताया। इनसे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें हमें परसेंटेज में कुछ जोड़ा था या कुछ घटाया था। अभी यहाँ हमने जो बात की है वो अंकों में कुछ जोड़ा या घटाया है, परसेंटेज वैल्यू दी है। 2 तरीके के एग्जाम्पल्स किए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आसान से एग्जाम्पल थे। अब हम इसमें आगे चलते हैं, कुछ अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं, फिर छोटे से बेसिक की तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं और उनको समझते हैं। दोस्तों परसेंट को धीरे धीरे करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि परसेंटेज पूरी अंक गणित का आधार है। अंक गणित पूरी परसेंटेज पर आधारित है। अगर हमने परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझ लिया तो हमारी पूरी अंक गणित में कोई समस्या नहीं आएगी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अजय की ऊंचाई। अजय की ऊंचाई संजय की ऊंचाई से 20% कम है। तो संजय की ऊंचाई अजय की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी या अधिक है। दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अजय की ऊंचाई संजय की ऊंचाई से 20% कम है। तो संजय की ऊंचाई अजय की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? क्योंकि एक की ऊंचाई एक दूसरे की तुलना में अगर कम है तो फिर दूसरे की ऊंचाई उस पहले वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। अब दोस्तों इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। हालांकि फ्रैक्शन वाला तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होगा। फ्रैक्शन वाले तरीके से हम किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले तरीके से नहीं लेके एक बार हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसको, उसके बाद में फ्रैक्शन वाला तरीका लेंगे। पहले बेसिक की बात करें तो हमारे पास व्यक्ति कितने हैं? 2, एक अजय और एक संजय।
अजय की ऊंचाई संजय की ऊंचाई से 20% कम है। अजय की ऊंचाई संजय की ऊंचाई से 20% क्या है, कम है। दोस्तों संजय की ऊंचाई में मान लेता हूं 100 सेंटीमीटर। संजय की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने, 100 सेंटीमीटर मान ली। तो अजय की ऊंचाई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। अजय की ऊंचाई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। अजय की ऊंचाई होगी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 20% इसकी कम है और 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो यहां अब आपसे पूछा गया है कि संजय की ऊंचाई अजय की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो संजय की ऊंचाई अजय की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों कितनी अधिक है, 20 सेंटीमीटर क्या है, इससे अधिक है वो। ठीक है, अब बताओ ये 20 सेंटीमीटर अधिक है, परसेंट में तो ना है, तो ये 20 है वो किसकी तुलना में अधिक है, 80 की तुलना में अधिक है। तो यहां इसमें भाग किसका लगाएंगे, 80 का, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करनी। दोस्तों 20 से कम 20 और 20 चौक 80, यानी 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 25%, यानी यहां से इसका आंसर आया 25% आया, क्योंकि 1/4 के बारे में हम जानते हैं, 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। फिर से देखते हैं एक बार। बेसिक में हमें पता है कि हमारे पास 2 प्रश्न हैं, अजय और संजय। अजय की और संजय में से हमें तुलना किसके, अजय की ऊंचाई संजय से 20% कम। तो हम क्या करते हैं, संजय की ऊंचाई को मान लेते हैं कितना, 100 सेंटीमीटर। संजय से अजय की ऊंचाई कितनी कम है, 20% कम है। तो इसमें 20%, तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20 ही होता है। तो 100 में से 20 कम किया तो कितना आया, 80 सेंटीमीटर आ गई इसकी। अब ये पूछा गया प्रश्न है कि संजय की ऊंचाई अजय की तुलना में कितनी अधिक है, और वो भी परसेंटेज में। तो दोस्तों अजय से संजय की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी अधिक है, 20 सेंटीमीटर से क्या है, अधिक है। लेकिन परसेंटेज में बताना है कि 20 सेंटीमीटर किसकी तुलना में अधिक है, अजय की तुलना में, यानी 20/80 इंटू 100 कितना आया, 25%। अब हम इसका दूसरा वाला तरीका यूज कर रहे हैं। इसका सेकेंड तरीका है फ्रैक्शन। हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या है, हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। अर्थात यहां ये 5 है, वो मैं किसकी ऊंचाई मान लेता हूं, संजय की। वो किसकी मान लेते हैं, संजय के लिए माने, क्योंकि अजय की ऊंचाई वो संजय से कम है, अर्थात ये ऊंचाई किसकी है, संजय की। अब दोस्तों 5 का 20% जो होगा वो कितना होगा, 1। 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो 5 में से 1 आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि 20% कम के लिए बोल रहा है, यानी 5 में से 1 का करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा। तो संजय की, आप अजय की ऊंचाई कितनी बता सकते हैं, 4, क्योंकि 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि अजय की तुलना में संजय की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों इसकी तुलना में ये कितना अधिक है, 1 यूनिट बटे किसकी तुलना में, अजय की तुलना में, इंटू 100, जो कि कितना आएगा, 25%। आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सेम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है।
तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों प्रश्न क्या है? राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी? इसमें भी हम दो तरीके अपना सकते हैं। वही हमारे पास दो पर्सन है, एक राम और एक श्याम। कितने पर्सन है हमारे पास दोस्तों? दो व्यक्ति हैं, एक तो राम है और एक ही श्याम है। राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, अर्थात श्याम की तुलना में राम की जो आय है वो ज्यादा है। कितनी परसेंट? 40%। तो क्यों ना हम पहले श्याम की आय को मान लें, और हमने माना कि श्याम की आय है 100 रुपए। कितने रुपए हैं दोस्तों? 100 रुपए मान लिए। तो राम की आय तो श्याम की आय से 40% अधिक है, तो 100 का 40% जो होगा वो कितना होगा? 40 ही होगा, अर्थात राम की आय होगी 140 रुपए। राम की आय कितनी होगी? 140 रुपए होगी। अब दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट, अर्थात किसकी आय? इस श्याम की आय किसकी तुलना में? राम की तुलना में कितनी कम है? तो दोस्तों 40 रुपए कम है। कितने रुपए कम है? 40 रुपए कम है। लेकिन हमें बताना है कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 40 रुपए कम है किसकी आय? श्याम की। किसकी तुलना में? राम की तुलना में, अर्थात इसकी जो गणना होगी किसके सापेक्ष होगी? राम के सापेक्ष, यानी बटे 140 इंटू 100। बिंदु कैंसिल हो गई, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 7। अब दोस्तों 2/7 हमने पढ़ा, या तो आप इसको 200/7 करो, 200 में 7 का भाग दोगे तो आंसर आएगा, या फिर आपको ये मालूम है कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। तो 2/7 की वैल्यू डबल होगी, यानी कि 28 सही 4/7% क्या होगी? कम। 28 सही 4/7% इसकी जो आय है वो क्या होगी? इस राम की तुलना में कम होगी। ये हमारा बेसिक तरीका था, समझ में आया? श्याम की आय क्या है? 100 रुपए, 40% इसकी अधिक है, अर्थात 140। तो इसकी तुलना में ये कितना कम है? अंकों में 40 बटे तुलना किससे हुई है? राम से, यानी 140 इंटू 100। 40 को 20 से काट दिया 2, 140 को 20 से काटेंगे तो 7, यानी 2/7 इंटू 100 आएगा। 1/7 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 14 सही 2/7। तो 2/7 की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो 14 सही 2/7 का डबल होता है 28 सही 4/7%। अब हम इसके दूसरे वाले फ्रैक्शन, दूसरे वाले तरीके पर बात करते हैं। दूसरा तरीका इसका फ्रैक्शन वाला। दोस्तों हम फ्रैक्शन वाला इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हमें अंक गणित की बहुत सारी प्रश्नावलियाँ, जो मैंने शुरू में भी बताया था आपको, CI हुआ, SI हुआ, रेशियो हुआ, इन सभी प्रश्नावलियों में, लाभ हानि की बात करें तो उन सभी प्रश्नावलियों में इस फ्रैक्शन विधि से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अर्थात हमें बहुत ज़्यादा सूत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। हम बेसिकली एक फ्रैक्शन को यूज करके ही बहुत से प्रश्न सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ शुरू कर दें। 40% अधिक है किसकी आय? राम की। किससे? श्याम से। तो 40% अधिक, 40% अधिक का मतलब सबसे पहले तो 40% की भिन्न क्या होती है? 40%। तो हम जानते हैं 20% की भिन्न 1/5 होती है, तो 40% की 2/5 होगी। 40% की कितनी होगी? 2/5। अधिक है,
अर्थात अगर ये मैं किसकी मान लूं, श्याम की, ये किसकी मान लूं मैं, श्याम की, तो श्याम से 40% यानी कि 2 क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, यानी इस 5 का 40% करेंगे तो वो कितना होगा, 2 ही तो है ये 5 का 40%। अर्थात जो राम है उस राम की जो आय होगी वो कितनी होगी, 5 और 2 7, 5 और 2 7 होगी, क्योंकि 40% की भिन्न होती है 2/5, 5 जहां किसकी आय है, श्याम की, तो राम की से 40% ज्यादा, और 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, तो 5 और 2 7। अब आपको बताना है कि इस राम की जो आय है वो इस श्याम की तुलना में कितनी अधिक है। तो दोस्तों अंकों में कितनी अधिक है, 2 अधिक है, बटे किसकी तुलना में, यानी इस श्याम की आय बतानी है कि श्याम की आय राम से कितनी कम है। तो दोस्तों 2 कम है, किसकी तुलना में, राम की तुलना में, यानी 2/7 × 100, जो कि कितना होता है 28/4/7%। आंसर कितना आएगा, 28/4/7% आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे हमारे घर से संबंधित यानी गृहिणी से संबंधित एग्जाम्पल भी आते हैं, वो इसी तरीके से सोल्व होते हैं। जैसे बात करें, यदि चाय के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि हो जाने पर या हो जाए तो कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि चाय के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि हो जाए तो कोई गृहिणी खपत में कितनी कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि अगर मूल्य में वृद्धि हुई है और कोई भी व्यक्ति अपने खर्च को वैसे ही रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है, जो पहले खर्च कर रहा था उतना ही खर्च करना चाहता है, तो उस वस्तु की जो खपत है उसमें उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ऐसे ही यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसको वस्तु की खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। और यदि वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है और फिर भी वो अगर अपने खर्च में न कमी करना चाहता है न बढ़ाना चाहता है, अगर अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। यानी ये दोनों की रिवर्सली है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, यानी प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो दोस्तों हम इसको फ्रिक्शन वाले मेथड से ही कर लेते हैं, बेसिक को छोड़ देते हैं। जैसे अभी राम और श्याम उसकी बात की वैसे ही सेम बेसिक होगा, प्रारंभिक या नया खर्च। चलो एक प्रश्न कर लेते हैं, बेसिक से भी देख लेते हैं इसको। बेसिक जैसे मैंने माना कि पहले उसकी बात करते हैं प्रारंभिक और उसके बाद में हो गया नया, 2 प्रकार के खर्च कर दिए मैंने। जैसे मान लो कोई व्यक्ति था और वो सबसे पहले चाय पर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था। एक व्यक्ति था या कोई गृहिणी थी, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही थी, चाय के ऊपर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन उसके मूल्य में 16.2/3% वृद्धि हो गई, तो श्योर है कि उसका खर्च भी 16.2/3% बढ़ जाएगा। अर्थात उसका जो नया खर्च है वो 116.2/3
3% हो गए, सॉरी रुपए हो गए, 16 सही 2/3 रुपए हो गया। तो दोस्तों उसको अपना खर्च यहां तक नहीं ले जाना है, क्योंकि उसने ये बताया, साफ साफ कहा है कि वो अपने खर्च को क्या रखना चाहती है, अपरिवर्तित। अर्थात उसको इस 100 रुपए से जो ज्यादा कीमत उसने बढ़ गई है उसका सामान उसको क्या करना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा, ताकि उसकी खपत कम हो जाएगी तो उसका खर्चा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो उसको क्या करनी पड़ेगी, यहां से उस खर्च को वापस 100 रुपए पर लाने के लिए अपने खर्च में ये कटौती करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3 रुपए की उसको कमी, यानी कि इतने रुपए का सामान वो क्या खरीदेगी, कम खरीदेगी गृहिणी। दोस्तों 16 सही 2/3% की कटौती वो कहां से करेगी, 116 सही 2/3% से, यानी 116 सही 2/3 रुपए से, तो इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 16 इंटू 3 48 और 2 50, यानी इसकी हुई 50/3 बटे 116 को 3 से करेंगे 348 प्लस 2 कितनी हो 350/3 और इंटू में है 100। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 को काटेंगे एक बार और ये कितना हो गया 7 बार, यानी 1/7। और हम जानते दोस्तों 1/7 इंटू 100 यानी परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, जो होगी 14 सही 2/7%। कितनी वैल्यू होगी, 14 सही 2/7% होगी। एक बार फिर बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। 100 रुपए पहले वो खर्च कर रहा था, प्रारंभिक खर्च था उसका, लेकिन वस्तु के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है। इस वजह से उसको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपना खर्च क्या रखना चाहती है, अपरिवर्तित रखना चाहती है। तो दोस्तों 116 से 2/3 हो गया उसका। अब यहां से वो कमी करेगा कितने की, 16 से 2/3 रुपए की। किस पर करेगा कमी, जो नया खर्च है उसमें करेगा कमी, अर्थात 116 से 2/3 इंटू 100। सॉल्यूशन करने पर आंसर कितना आ रहा है, 14 से 2/7। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं, कौन सा मेथड, फ्रैक्शन मेथड। और फ्रैक्शन मेथड से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड दोस्तों ऐसे है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। और ये 16 सही 2/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इसमें 1 की क्या हुई है, वृद्धि। तो हमारा एक सिंपल सा प्रश्न बन गया, सीधा ही प्रारंभिक और नया मान लें कि प्रारंभिक खर्च 6 था और वो बढ़कर कितना हो गया है, 7। तो उसे खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, 1 रुपए की कमी करनी पड़ेगी, किसमें, 7 में, यानी 1/7 इंटू 100, जो कि वैल्यू है 14 सही 2/7%। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 16 से 2/3% की वैल्यू क्या है, 1/6 है। और ये वृद्धि बोला, इसका मतलब यहाँ +1 होगा, यानी 6 और +1 करेंगे तो कितना होगा, नया वाला खर्च 7। तो इसमें कटौती कितनी करनी पड़ेगी, 1 रुपए की, किस पर, 7 पर इंटू 100। तो आंसर कितना आएगा, 14 सही 2/7%। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम दोस्तों। ऐसा ही एक एग्जाम्पल वो लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सेव के मूल्य में 12 सही 1/2% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी या कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति अपनी खपत में
कितनी कमी करे, कितनी प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। दोस्तों प्रश्न क्या है, सेब के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई। ऐसा करने से उसका खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो वैसे ही बात करते हैं इसको, तो हम इसको केवल फ्रैक्शन विधि से देखते हैं। बेसिक जो भी पिछले वर्षन में देखा है वैसा ही होगा सेम। फ्रैक्शन वाला देखते हैं, तो मेथड देखो क्या है। 12/1/2% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/8 होता है। तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि प्रारंभिक और नया खर्च क्या होगा, इसका प्रारंभिक और नया खर्च क्या होगा। दोस्तों इस 8 का 12.5% जब हम निकालेंगे वो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये 1 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि +1, यानी 8 का 12.5% कितना आएगा, 1 आएगा, जो +1 हो गया। तो दोस्तों प्रारंभिक खर्च कितना था, 8, और नया खर्च बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। तो उसे अपने खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 रुपये की कमी करेगा, किस पर, 9 पर, इंटू 100। तो आंसर आया 11/1/9% की उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। सेम ऐसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। दोस्तों अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से, चीनी के मूल्य में 6.2/3%, 6.2/3% कमी हो जाने से कोई गृहिणी खपत में कितनी कमी करे, खपत में कितनी वृद्धि करे, कितनी प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। देखो दोस्तों प्रश्न क्या अपना, चीनी के मूल्य में 6.2/3% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, और यदि अगर मूल्य में कमी होगी तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। वही हम फ्रैक्शन वाला मेथड अपनाते हैं। क्या होगा इसका फ्रैक्शन, 6.2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, कल हमने बात की थी, परसों वाली क्लास में इसको पूरा बताया था, कल वाली क्लास में सॉरी बताया था इसको पिछली क्लास में। 6.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/15। कितना होता है, 1/15 होता है। यानी 6.2/3% को बोलते हैं 1/15 बोलते हैं इसको। अर्थात यहां हम देखें कि 15 का 6.2/3% कितना होगा दोस्तों, 1। 15 का 6.2/3% कितना होगा, 1 होगा। और ये भी क्या हुई है, कमी हुई है, कमी हुई, इसका मतलब 1 की क्या होगी, कमी। अब चलते हैं प्रारंभिक और नया खर्च।
प्रारंभिक और नया। दोस्तों उसका प्रारंभिक खर्च कितना था, 15 रुपए, और अब उसमें 6 से 2/3, तो 15 का 6 से 2/3 1 होता है कि कमी हुई है, तो कितना हुआ 14। कितना हुआ है 14 हुआ है। तो उसे अपनी खपत को कितनी बढ़ा देनी चाहिए, अर्थात उसको अपनी खपत को 1 रुपये बढ़ा देना चाहिए। यानी 1 रुपये की अगर वो खपत ज़्यादा कर सकता है, यानी 1 रुपये खपत किस पर, 14 पर, इंटू 100। तो 1/14 का फ्रैक्शन के इसके परसेंटेज में बदलेंगे तो कितनी आएगी, सॉरी दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/14 को हम कितना बोलते हैं, 7/1/7%। कितना बोलते हैं, 7/1/7%। यानी कि 1/14 की फ्रैक्शन वाला है तो उसका भिन्न कितना है, उसका परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 7/1/7% होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।